वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं कसूरी साहब की बात सुनाने से पहले कि अवाम में आज हमारे गए टीम गए दुनिया न्यूज के अवाम का क्या रद्द अमल है, बड़ी क्विकली आपको मैं दिखाता हूं और फिर आपको भी पता चलेगा अवाम की सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है भुट्टो केस रीओपन होने से। वॉच नाउ। ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ बस आटा घ्यो चीनी सस्ती होवे, सानू इन्हां लीडरां शीडरां नाल कोई तलक नहीं गा। भुट्टो के मुकदमे को खोलने के लिए हम तो सोचे तब जब भुट्टो के वक्त से लेकर आज तक आवाम का कुछ बना हो। अवाम ने क्या आवाम को आपने दिया जो आप हम कहें जी भुट्टो का मुकदमा जारी करे? नहीं, मुकदमा तो खुलना चाहिए, पता लगना चाहिए कि बनया की होया, क्यों जनाब ये गल होई, क्यों फांसी लगी है। बिल्कुल जनाब होना चाहिए। सबसे पहले कौम के बुनियादी मिसाइल हल होने चाहिए। मेरे नज़दीक तो नहीं खुलना चाहिए। अपने नेक्स्ट इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, वही है, मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए ना। क्या ये तो बड़ी पुरानी बात हो चुकी है कि अब भुट्टो को अब ये लेकर चल रहे हैं, जो असल इशू है उन पे तो आ ही नहीं रहे। जो महंगाई का इशू है, जो मिलावट का इशू है, जो करप्शन का इशू है, जो इशू इनको करने चाहिए उसकी तरफ तो जो आ नहीं रहे। अब ये लोगों का अपना और लोगों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ये सारा टोपी ड्रामा है। जी बख्तियार कसूरी साहब, आपने सुनी सारों की अवाम की बातें सुन ली, तमाम सीनियर शुरका की भी बातें सुन ली। रेफरेंस के बारे में आप मुझे क्या मुबशर साहब, मुझे अफसोस ये है कि जितनी गुफ्तगू मीडिया के ऊपर हो रही है वो असल इशूज़ डिस्कस ही नहीं कर रहे। बात यह है कि यह देखने वाली बात यह है कि कानून में जब आप रेफरेंस प्रेसिडेंशियल भेजते हैं तो वो किस सियाको सबाक में जाता है। आर्टिकल 186 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो सुप्रीम कोर्ट की एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करता है, यानी मशावरती जुरिस्डिक्शन। इसमें तीन बड़े अहम नुक्ते हैं। पहला नुक्ता यह है कि जो चीज़ मशवरा लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट से या कोई भी किसी से मशवरा लिया जाता है तो वो मशवरा किसी प्रोस्पेक्टिव चीज़ के लिए, मसलन आप किसी से मशवरा लें कि मेरा प्रोग्राम में मुझे क्या इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए, तो वो आने वाली प्रोस्पेक्टिव चीज़ के मुतालिक होगा, गुज़िश्ता चीज़ के मुतालिक नहीं होगा। इसके ऊपर कोई केस लॉ नहीं है, मगर सुप्रीम कोर्ट बिलाशुबा इस पर रूल करेगी और जो भी वो रूल करेगी हम लोग उसको ऑब्जर्व करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ये कैसी सितम ज़रीफ़ी है कि जो हुकूमत अदालती ऑर्डर्स तस्लीम नहीं कर रही वो एडवाइस लेने के लिए जा रही है। ये कितनी एक सितम ज़रीफ़ी है कि अगर उनको ये हुक्म दिया जाए कि फलाने आदमी को नैब का ना लगाए तो उस पर तो अमल नहीं हो रहा, लेकिन इस बात के ऊपर हो रहा है कि आप हमें एडवाइस करें हमें क्या करना चाहिए। तो ये तो एक बड़ी एक कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स है। दूसरी बात यह है कि वो एक लीगल ओपिनियन के मुतालिक है, ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ सिर्फ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जा सकती है। मेरा दूसरा नुकता है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में सिर्फ एडवाइस सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, वो ये दे सकती है कि भाई कानून जो है उसके ऊपर क्या पोजीशन है। ये जो नवाब मोहम्मद अहमद खान मरहूम का जो केस है, इसमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो सिर्फ ये है कि लोगों के इल्ज़ाम है एक तरफ से कि क्या इसमें जस्टिस सर्व हुआ है या नहीं हुआ। एक मर्डर केस के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। उधर ये असल चीज ये है जो इल्ज़ाम लग रहे हैं कि क्या जजेस अंडर द इन्फ्लुएंस थे या उन्होंने गैर जानिबदारी से फैसला किया। मैक्सिमम वो ये फैसला जो अगर लॉ का पॉइंट देखा जाए क्या हाई कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन थी या नहीं थी, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा अगर लीगल क्वेश्चन ऑफ लॉ सिर्फ देखा जाए। मगर उधर क्वेश्चंस और उसका जवाब भी लीगल दिया जाएगा कि क्योंकि केस की अहमियत ऐसी थी इसलिए हाई कोर्ट को ओरिजिनल, मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अब ये असल जो इसकी जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो वाकयात है, और जो कि हर क्रिमिनल केस में होते हैं। वो ये नहीं होता कि कोई आदमी कत्ल हुआ है तो लोग बताएं कि ये लीगली कत्ल है, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो हुआ सारी की सारी वाकयात के ऊपर होती है, कानून पे नहीं होती। तो वो प्रूफ तो ना हुआ फिर। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं कि ये जो है कन्फाइंड है टू सिर्फ ओपिनियन, जो है जो ओपिनियन देगी सिर्फ लॉ के ऊपर देगी, वाकयात पे सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती। तीसरी बात यह है कि आपको याद है कि इससे पहले एक रेफरेंस आया था खान अब्दुल वली खान का रेफरेंस केस। अगर खान अब्दुल वली खान आज जिंदा होते तो मैं एएनपी की बात नहीं करता, वो कभी मुस्लिम लीग की बी टीम बन जाती है, कभी वो पीपल्स पार्टी की बी टीम। वो खान अब्दुल वली खान की जमात नहीं है। जो खान अब्दुल वली खान अगर आज बकायदे हयात होते वो फिर प्रेसिडेंट को कहते जनाब रीओपन करें जो मेरा रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को गया था, जिसके नतीजे में बलोचों का कत्लेआम हुआ था, जिसके नतीजे में नवाब अख्तर बुगटी को गवर्नर बना के जो मिलिट्री एक्शन करवाया और जो वहां पे आज हम बलोचिस्तान में जो तहरीक देख रहे हैं, मैं ये मान नहीं सकता कि जो हमने उस वक्त किया था उसकी कटाई आज हम ना वो हासिल कर रहे हो।
मेरा नुक्ता नजर। तो क्या वो भी ओपन करेंगे? फिर और कई चीजें ओपन करेंगे, जैसे कि काजी साहब ने बताया है कि अगर ये पेंडोरास बॉक्स खुल गया तो बात बहुत दूर तक जाएगी। फिर लोग और कई चीजें खुलवाएंगे कि मियां तुफैल मोहम्मद के साथ क्या सलूक हुआ था, चौधरी ज़हूरुल्लाह के साथ और मियां महमूद अली कसूरी के साथ पार्लियामेंट की तारीख में ये कभी नहीं हुआ कि FSF भेज के उनको बाहर भगवा दिया जाए। ये जो FSF वाले थे ना जिन्होंने मर्डर किया, 7 के 7 जजेस का सुप्रीम कोर्ट का यूनानिमस ओपिनियन था कि इन FSF वालों को सजाए मौत दी जाए। जो सूफी मोहम्मद जिसने कुरान उठा के कहा था कि ये कत्ल मैंने किया और उसकी वजह बताई थी कि मैंने क्यों किया है, उसके लिए एक और बड़ी वो आपके इल्म में उनको 7 के 7 जजेस जिन्होंने 3 ने भुट्टो को उन्होंने एग्जोनरेट किया था, उन तीनों ने भी सजाए मौत दी थी। वही FSF इस्तेमाल हुई चौधरी, तो इसके ऊपर भी रेफरेंस जाएगा। किन किन चीजों के ऊपर हम रेफरेंस भेजेंगे, ये एक बहुत तल्ख चीज है जो खुल जाएगी और अगर खुल गई तो डिवाइड होगा। मिसाल की मैं को देता हूं, आपकी चैनल नहीं, एक बड़ी चैनल ने बहुत एक गलत काम किया। रजा कसूरी साहब को मैंने टीवी पे देखा, इनकी प्रेजेंस में किसी ने ये बात कही थी कि मिर्जाइयों ने इनके वालिद को कत्ल कराया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। और टीवी चैनल के ऊपर इस किस्म की बातें की गई और ये किसी का क्लेम नहीं है कि किसी माइनॉरिटी ने इनके वालिद को। मैं आता हूं इस पे वेरी क्विकली। अहमद रजा कसूरी साहब, आपका एक बयान मेरे सामने है जिसपे लिखा था कि मेरी गवाही पर ही अदालत ने जुल्फकार अली भुट्टो को सजा सुनाई थी, मुकदमे में फरीक हूं, किसी बड़ी शख्सियत का जुर्म माफ नहीं हो सकता। तो अगर आज आपको जब दोबारा अदालत बुलाएगी तो फिर आप क्या कहेंगे? वही ओरिजिनल FIR लेके जाएंगे कि उसके अलावा भी कोई एविडेंस है? देखिए, बात यह है जनाब कि मेरे भुट्टो से इख्तलाफात पाकिस्तान के नाते हुए। जब भुट्टो ने 28 फरवरी 1971 को इकबाल पार्क लाहौर में तकरीर करते हुए कहा कि जो जाएगा ढाके मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा और जो जाएगा ढाके वो यकतरफा टिकट पर जाएगा, मैं वाहिद शख्स था मगरबी पाकिस्तान से जो अपने ज़मीर की आवाज़ पर ढाके गया 3 मार्च 1971 को, और मैंने पाकिस्तान की तारीख के साथ अपनी हाजिरी लगवाई। वो सेशन हो जाता तो हंसता बसता पाकिस्तान आज भी कायम दायम होता। वो सेशन नहीं हुआ तो कायद आजम की बुढ़ापे की काविश का पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल के ख्वाबों का पाकिस्तान और मुसलमान आने हिंद की 200 साल पर मुहित कुर्बानियों का पाकिस्तान पारा पारा हो गया। और ये शख्स जो कि इक्तदार की लैला हासिल करना चाहता था, जो कि इक्तदार का शदाई था, उसने इक्तदार की लैला हासिल करने के लिए पाकिस्तान को भेंट चढ़ाया। मेरे इख्तलाफात वहां से शुरू हुए, वरना मैं तो पीपल्स पार्टी के 5 जो टॉप के जिनको निशाने पीपल्स पार्टी दिया गया, एक चीज मैं जरा अपने लोगों को बताना चाहता हूं यहाँ पे बड़ी क्विकली। जो बख्तियार महमूद कसूरी ने कही थी उसकी तफसीलात मेरे पास है कि पिछले 14 महीने के अंदर 15 अदालती अहकामात जो है हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के नहीं माने, जिनमें से जो सबसे मेन है वो DGFIA को भी बरतरफ करना था। फिर पाकिस्तान स्टील मिल केस है, हज कैंडल है, NICL है, रेकोडेक है, ISAF कंटेनर स्कैम है, पंजाब बैंक है, PIA है, रेलवे है, और अगर आपको याद हो तो NRO सर फहरिस्त है। एक ब्रेक के बाद ये सारा जो कुछ हो रहा है